सियासत शतरंज की तरह है, शह और मात का खेल। लेकिन शह और मात की निर्णायक चालों तक पहुंचने से पहले किस तरह की बिसात बिछाई जानी है, किस मोहरे का कब और क्या इस्तेमाल होना है, कब पैदल को वजीर की तरह चलना है और कब वजीर को पैदल बना देना है, इस कला में जो जितना पारंगत होता जाता है उसी अनुपात में वो राजनीति में कामयाब भी होता है। अफसर और अफसरवादिता के इस दंगल में कुछ लोग अपने राजनीतिक विरोधियों को मात देते हुए खुद बन जाते हैं किंग, राजा या कहिए प्रधानमंत्री, तो कुछ दूसरे पर्दे के पीछे रहते हैं लेकिन सत्ता की बागडोर अपने हाथ में रखते हैं। ये होते हैं किंग मेकर्स, जैसे चाणक्य। पर चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी किंग और किंग मेकर की आपसी समझ और तालमेल का सबसे आदर्श उदाहरण है। आधुनिक भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल की जोड़ी ही इसके सबसे नजदीक आती है। लेकिन उसके बाद अधिकांश किंग मेकर्स ने देश, समाज और व्यवस्था के हितों की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपना प्रेरणा स्रोत बनाया स्वयं के हित को, अपने स्वार्थ को। तो पर्दे के पीछे से राजनीति और सत्ता की बागडोर अपने हाथों में रखने वाले इन्हीं लोगों पर लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए एक विशेष श्रृंखला, किंग मेकर्स। जंग हार गए हैं। अगला प्रधानमंत्री कौन बने? आज की तारीख में तो ये प्रधानमंत्री जिंदा है। किन लीडरों को इस्तीफा देना चाहिए? निर्णय लेने का अधिकार आपका है। आपके प्लान के मुताबिक मुरारजी भाई को भी कैबिनेट से निकाल दिया जाएगा। शास्त्री को वापस लाना क्या ठीक होगा? प्रेस हमें सिंडिकेट बता रही है। उनका प्रधानमंत्री पद पर बैठने का गद्दी पक्का। हम सब ऐसा नहीं होने देंगे। देसाई साहब किसी का नहीं सुनता। ये राजनीति है। तो चलिए लौटते हैं 1960 के दशक में। हम तीन मूर्ति भवन पर हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निवास और कार्यालय। 1962 में चीन के खिलाफ मिली करारी हार के बाद नेहरू का आत्मविश्वास, आत्मबल और स्वास्थ्य सभी कुछ जैसे बिखर रहा था। नेहरू का सितारा ढलान पर था और भारत को मिलने वाला था एक नया प्रधानमंत्री और एक नया किंग मेकर। प्रधानमंत्री जी, चीन से आपके लिए संदेश है। क्या चाहते हैं वो? सीज फायर, वो जंग खत्म करना चाहते हैं। हम जंग हार गए हैं। उन्नीस वो साल जब आजादी के बाद पहली बार देश और देश की सत्ता पूरी तरह से हिल गई थी। इसी साल की सर्दियों में भारत ने चीन के साथ 2 महीने तक युद्ध लड़ा था। वो युद्ध जो हिंदुस्तान की शर्मनाक हार के साथ खत्म हुआ। जो देश कल तक दोस्त थे, अब दुश्मन बन गए थे। भारत की राजनीति में इसका असर देखा जा सकता था। कांग्रेस का दबदबा जो 15 साल से बरकरार था, वो कमजोर पड़ गया था। सरकार रिश्वत और नकारापन के आरोपों से घिरी हुई थी। ऐसा लगता था कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ेगा। और जवाहरलाल नेहरू, भारत के सबसे प्रभावशाली नेता, वो नेहरू जिनके हाथों में 15 साल से देश की बागडोर थी,
अब अपने राजनीतिक जीवन के आखिरी पड़ाव पर थे। प्रधानमंत्री जी, चीन से हमारी हार की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी पूरी सरकार की है। चीन से हमें ऐसे हमले का अंदेशा बिल्कुल नहीं था। हम ऐसे युद्ध के लिए तैयार क्यों नहीं थे? ये सवाल सही है, पर मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। प्रधानमंत्री जी, क्या आप अपनी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी को अपने उत्तराधिकारी की तरह तैयार कर रहे हैं? नहीं। और सत्ता के गलियारों में सबके मन में एक ही सवाल था, नेहरू के बाद कौन? आज की तारीख में तो ये प्रधानमंत्री जिंदा है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कार्यालय। इसी स्टडी में बैठकर उन्होंने देश को नई दिशा दी, भारत की नीतियों का संचालन किया, आधुनिक राष्ट्र का निर्माण किया। कभी मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगियों के साथ बैठक करके, तो कभी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मिलजुल कर। और यहीं से, इसी टेबल से, इसी कुर्सी से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जगत के बड़े नेताओं के साथ पत्राचार किया, उनसे संपर्क स्थापित किया, क्योंकि उस समय नेहरू निर्गुट आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन 1962 में चीन के खिलाफ करारी हार के बाद नेहरू का आभामंडल कम होने लगा, उनकी ताकत भी घटने लगी और पार्टी में दबी जबान से चर्चा शुरू हुई कि जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन। और घूम फिर के वो चर्चा सिमटने लगी एक नाम पर, मोरारजी देसाई, जिनकी ईमानदारी और दृढ़ता की छवि की चर्चा पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह हो रही थी। कुछ ही दिनों में कई लोगों का यह मानस बना कि शायद नेहरू का उत्तराधिकारी बनेगा मोरारजी देसाई। वित्त मंत्री मोरारजी देसाई का राजनीतिक कद कांग्रेस में इतना ऊंचा हो गया था कि अब नेहरू का पद भी उनकी पहुंच में लगने लगा था। दशक की शुरुआत में एक सर्वे के मुताबिक पार्टी के 55% नेता नेहरू के बाद देसाई को ही कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता मानते थे। पिछले कुछ साल में मोरारजी देसाई ने एक ईमानदार नेता की छवि से जनता में लोकप्रियता हासिल कर ली थी और नेहरू के समाजवादी झुकाव का विरोध करके कांग्रेस के दक्षिणपंथी विचारधारा के नेताओं में पैठ बना ली थी। मोरारजी देसाई बहुत अच्छे मिनिस्टर थे, एकदम ऑनेस्ट थे और हर चीज में वो एक अच्छा कांग्रेसमैन थे। फिर भी उनका जो चारित्रिक दृढ़ता था और एक तो थोड़ा वो मैं कहूँगा जो रिजिड थे, इसलिए काफ़ी कांग्रेसमैन उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो एमेनेबल नहीं थे। मोरारजी देसाई की बढ़ती हुई राजनीतिक हैसियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1960 के दशक की शुरुआत में जब नेहरू ने किसी और को कांग्रेस का उपनेता चुनना चाहा तो देसाई ने खुलेआम विरोध की धमकी दे दी। हालांकि इस धमकी की वजह से नेहरू को अपनी इस कोशिश को ही खारिज करना पड़ा, लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन ने नेहरू और मोरारजी देसाई के रिश्तों में कड़वाहट भर दी और शायद यही मोरारजी देसाई की सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। दूरगामी परिणामों को देखने के बजाय वो सीधे और तात्कालिक समाधान पसंद करते थे। उनका ये रवैया नेहरू के उत्तराधिकारी की लड़ाई के लिए काफी बुरा साबित होने वाला था, क्योंकि उनके विरोध में एक ऐसा नेता उभर रहा था जो राजनीति की हर चाल में मंझा हुआ था और ये थे के कामराज। के कामराज, पूरा नाम कुमारस्वामी कामराज, सुदूर दक्षिण के मद्रास सूबे में एक गरीब परिवार में जन्मे। पिछड़ी जाति का प्रतिनिधित्व करने वाले कामराज कैसे देश की राजनीति में सबसे शक्तिशाली इंसान की तरह से उभरे, कैसे उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनवाया। आइए देखते हैं कामराज के किंग मेकर बनने की ये कहानी। कामराज सन 1903 में तमिलनाडु में पैदा हुए थे और पिछड़ी जाति के परिवार से थे। कामराज का असली नाम कामाक्षी था। मां उन्हें प्यार से राजा बुलाती थीं। इसीलिए आगे चलकर उनका नाम कामराज पड़ गया।
महज 17 साल की उम्र से ही आजादी के लिए चल रहे कांग्रेस के आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना उन्होंने शुरू कर दिया। कामराज बचपन से ही गांधी जी से प्रभावित थे। आज़ादी के लिए ये जेल भी गए, सब कुछ जो सिपा सालार थे गांधी जी के सब। तो कामराज वर्किंग कमेटी में पहले ही आज़ादी से पहले भी आ चुके थे, वर्किंग कमेटी तो मेंबर थे। तो इसलिए उनका अगर कोई बात करनी होती थी जब देश के सारे की, तो उनको ज़रूर बुलाया जाता था। आजादी की लड़ाई के 20 साल में कामराज ने 8 साल जेल में काटे। अंग्रेजी अदालतों ने उन्हें कई मामलों में सजाएं सुनाई। जेल में रहने के दौरान ही उन्हें विरुद्धनगर का म्युनिसिपल काउंसलर चुन लिया गया। इसके 1 महीने बाद ही वो 9 नवंबर 1941 को जेल से रिहा हुए और रिहा होते ही उन्होंने काउंसलर के पद से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था कि राष्ट्र के लिए उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है। कांग्रेस पार्टी में कामराज का कद धीरे धीरे बढ़ने लगा और 13 अप्रैल 1954 में वो मद्रास प्रोविंस के मुख्यमंत्री बने। कामराज एक स्वतंत्रता सेनानी थे, लोकप्रिय नेता थे, जमीन से जुड़े नेता थे और मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान उन्होंने कुछ और महारतें, कुछ और खूबियां भी अर्जित की, हासिल करी। वो एक जबरदस्त रणनीतिकार की तरह पार्टी में देखे जाने लगे और यहीं से शुरू हुआ उनका राष्ट्रीय राजनीति में उदय। ये एक ज़मीन से आदमी आया, मतलब बिल्कुल ये ग्राउंड लेवल पे काम करता था, ग्रास रूट्स पे काम करता था। तो इसलिए इसको ये पीड़ा जो उनकी थी उसको समझता था और गरीबी से आया था। तो जो तमिलनाडु में जब जो चीफ मिनिस्टर लगा पहले बने, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा यही काम किया कि किस तरह जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, ये जो लोग माइनॉरिटी में हैं या बहुत गरीब हैं, उनका कुछ किया जाए। लोगों को कामराज की सबसे बड़ी खूबी उनमें मुद्दों की गहरी समझ होना लगती। लोग उन्हें जमीन से जुड़ा हुआ नेता मानते। उनमें लोगों को साथ में जोड़ने की गजब की क्षमता थी। मद्रास के मुख्यमंत्री के तौर पर कामराज ने दक्षिण भारत में एक मजबूत राजनीतिक आधार बनाया। इसके बूते पर वो राष्ट्रीय राजनीति में उभर कर आए और बन गए देश के किंग मेकर। वो पॉलिटिकल कह लीजिए, मैनूवर कह लीजिए, और या ये कह लीजिए कि पॉलिटिक्स का राज क्या होता है, तो वो उन्हें बहुत अच्छी तरह आता था। राष्ट्रीय राजनीति में कामराज का आना एक ऐसे मौके पर हुआ था जो बदलाव की संभावनाओं से भरा हुआ था। नेहरू और दूसरे नेताओं को यह लगने लगा था कि कांग्रेस पार्टी ठहर सी गई है। पार्टी अब देश हित में काम करने के बजाय अंदरूनी विवादों में ज्यादा उलझी हुई थी। 1962 के चुनावों में कांग्रेस को जीत तो मिल गई थी, मगर जीत का फासला कहीं कम हो गया था। एक लंबे मंथन के बाद भी इस समस्या का हल किसी के पास नहीं था। हमारा पार्टी का हालत आजकल दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। जब तक कामराज ने एक नई योजना का प्रस्ताव नहीं रखा, दिल्ली में विपक्ष मजबूत हो रहा है, जिसे नाम दिया गया कामराज प्लान। क्षेत्रीय पार्टी डीएमके जैसा क्षेत्रीय पार्टी एक ताकतवर बनकर उभरता। अभी पार्टी में बदलाव का जरूरत है। तो तुम्हारे पास इस मुश्किल का हल है ना? है। हमारा बड़ा बड़ा लीडर सब कैबिनेट में है और सबका ध्यान सरकार चलाने में। अभी मेरा ऐसा प्रस्ताव है, उसमें से कुछ लीडर का आप इस्तीफा लें और वो संगठन को मजबूत करने के लिए काम करें। इससे पार्टी और सरकार का तालमेल अच्छा होगा और
लोगों को लगेगा हमारी एकता का एक बेटर प्रदर्शन होगा जी। तो आपकी नजर में किन लीडरों को इस्तीफा देना चाहिए? यह निर्णय लेने का अधिकार आपका जी। बड़ा लीडर तो जरूरी है। जैसे मोरारजी देसाई? हाँ जी, लेकिन आप ध्यान रखना जी, अभी आप देसाई जी को इस्तीफा के लिए अगर प्रेशर बनाएगा तो आपका विरोधी लोग बोलेगा कि आप अपना विरोधी को हटाने के लिए काम करता जी। तो हमें लिस्ट में मेरे समर्थकों को भी डालना होगा, जैसे लाल बहादुर शास्त्री। हाँ जी, लाल बहादुर शास्त्री एक सौम्य और शालीन नेता के तौर पर देखे जाते थे। उनके इसी स्वभाव के कारण पार्टी में उनका कोई बड़ा विरोधी नहीं था। कामराज प्लान की लिस्ट में शास्त्री को शामिल करना नेहरू का संकेत था कि पार्टी संगठन को मजबूत करने की यह कोशिश राजनीतिक गणित नहीं, बल्कि पार्टी के हित में लिया गया फैसला था। 10 अगस्त 1963 को कांग्रेस ने कामराज प्लान को स्वीकार कर लिया। नेहरू के सुझाव पर कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। इन लोगों में देसाई और शास्त्री भी थे। जहां कुछ लोगों ने इस प्लान की तारीफ की, वहीं कुछ दूसरे लोगों ने इसकी आलोचना भी की। जैसा कि कामराज को डर था, नेहरू पर कामराज प्लान के बहाने अपने विरोधियों को सरकार से हटाने का आरोप लगा। ये कितना सच था, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन नेहरू की शख्सियत ही इतनी बड़ी थी कि उनके इस आदेश का पालन सभी को करना पड़ा। अब कांग्रेस के सभी बड़े लीडर सरकार से बाहर थे। गद्दी की लड़ाई अब कैबिनेट के बजाय पार्टी में होने वाली थी। कामराज के मन में एक नई योजना जन्म ले रही थी। उन्होंने एक ग्रुप बनाया नेताओं का, जिसका नाम मीडिया ने रखा सिंडिकेट। तो क्या था यह सिंडिकेट? कौन लोग थे इस सिंडिकेट में? याद रहे कि तत्कालीन भारतीय राजनीति में, खासकर कांग्रेस पार्टी की राजनीति में, यूपी और बिहार के नेताओं का वर्चस्व रहता था। कामराज इसकी कुछ तोड़ निकालना चाहते थे, तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसमें पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के नेता शामिल हुए। उत्तर भारत के नेताओं को, हिंदी भाषी प्रदेश से आने वाले नेताओं को चुनौती देने के लिए, और इसी ग्रुप का नाम पड़ा सिंडिकेट। क्या आपको पता था कि आपके प्लान के मुताबिक मोरारजी भाई को भी कैबिनेट से निकाल दिया जाएगा? देखिए, मोरारजी भाई के लिए हमारा दिल में इज्जत है, सम्मान है। पार्टी में सभी लोग उनका सम्मान करता है। बस कामराज जी। अलग अलग इलाकों से जो नेता आए हैं, वो क्यों आए हैं? कैसा बात करता है? तिरुपति का मंदिर है, दर्शन के लिए सब आया है। अभी इधर में सब मिला है, इत्तेफाक है, चलता है। प्रेस हमें सिंडिकेट बुला रही है। सिंडिकेट यानी कांग्रेस के वो लीडर जिनका सत्ता को स्थापित करने में हाथ है। रेड्डी साहब, जब तक नेहरू जी हैं जी, सत्ता स्थापित करने में उनका ही हाथ हो। सिंडिकेट के नेताओं को लगता था कि मोरारजी देसाई के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनने से रोकना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और नेहरू जी के जाने के बाद शायद सबसे ज्यादा। और इसके लिए सिंडिकेट एक ऐसा नाम प्रस्तावित करना चाहता था जिसे नेहरू और पार्टी दोनों का समर्थन मिल सकता हो। कांग्रेस का अगला प्रेसिडेंट किसको चुना जाए? लेकिन आपके प्लान से पहले तो ये पद घोष जी को जाने वाला था। मैं मुझे तो नेहरू जी ने स्पष्ट शब्दों में बोल दिया है कि वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। हमें कोई और कैंडिडेट खोजना होगा जिसे नेहरू जी का सपोर्ट हो। भाई देखना, देसाई जी
अध्यक्ष पद के लिए कोशिश जरूर करेंगे। देसाई जी, जरूर करेंगे। रेड्डी साहब, अगर ऐसा हुआ तो हम सब ऐसा नहीं होने देंगे, समझे? देसाई जी अभी अध्यक्ष पद पर बैठेंगे तो उनका प्रधानमंत्री पद पर बैठने का गद्दी पक्का। और आप तो जानते ही है रेड्डी साहब कि देसाई साहब किसी का नहीं सुनता, किसी का भी नहीं सुनता। ऐसे में हम सबका पार्टी में अहमियत खत्म। तो फिर हमें और कैंडिडेट खोजना होगा, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी। उनकी पहली पसंद थी लाल बहादुर शास्त्री, जिनको उनकी विनम्र और समझौता कर लेने की छवि से पार्टी में काफी समर्थन था। शास्त्री जी इस काम के लिए सही होगा। लेकिन अगर शास्त्री जी ने पद स्वीकार करने से मना कर दिया तो? लेकिन अगर शास्त्री ने अध्यक्ष पद लेने से इनकार कर दिया तो सिंडिकेट की दूसरी पसंद के कामराज थे। कामराज जी, नहीं, हाँ, आपको पार्टी का समर्थन हासिल है। और वैसे भी आपके प्लान के बाद तो नेहरू जी भी आपकी बहुत तारीफ। क्योंकि कामराज प्लान के बाद से पार्टी में उनका कद ऊंचा हो गया था। रेड्डी साहब काम का तारीफ करता अलग बात, अभी इतना समर्थन है। हाँ, समर्थन आंध्र और मैसूर, बंगाल और नहीं, मुश्किल है, लेकिन हम कर सकते हैं। आपको लगता है कि देसाई जी अध्यक्ष पद के लिए खुला चुनाव करवाने की कोशिश करेंगे? बेशक। याद नहीं है डिप्टी लीडर के लिए वो नेहरू जी से किस हद तक उलझने को तैयार हो गए थे? रेड्डी साहब जी, अगर ऐसा हुआ, ऐसा करेंगे, पार्टी में जंग शुरू हो जाएगी जो हम सबके हित में नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष के मुद्दे पर बटने के लिए तैयार नहीं थी। शास्त्री ने अध्यक्ष पद में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब सिंडिकेट अपनी दूसरी पसंद के कामराज को आगे करने की कोशिश करने लगा। 9 अक्टूबर को अतुल्य घोष ने प्रधानमंत्री नेहरू के सामने कांग्रेस अध्यक्ष के लिए अपने नाम की जगह शास्त्री जी का नाम प्रस्तावित किया। मगर जब नेहरू ने कामराज के लिए अपनी सहमति दी तो घोष ने तत्काल कामराज का नाम अध्यक्ष पद के लिए आगे कर दिया। इससे पहले कि मोरारजी देसाई कुछ कर पाते, कांग्रेस का नया अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुन लिया गया था। और अब अगली लड़ाई प्रधानमंत्री पद के लिए होने वाली थी। 1964 भुवनेश्वर में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होने वाला था। साथ ही आने वाला था एक बड़ा राजनीतिक भूचाल। एक ऐसी खबर भुवनेश्वर पहुंचने वाली थी जिसका अंदेशा तो समूचे राष्ट्र और कांग्रेस के नेतृत्व को कुछ समय से था, लेकिन तैयारी उनकी न के बराबर थी। खबर मिली कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लकवा मार गया है। कामराज सक्रिय हुए और खेला उन्होंने अपना अगला तुरुप का इक्का। योजना बनी कि लाल बहादुर शास्त्री को वापस कैबिनेट में लिया जाए। शास्त्री जी, आपको कैबिनेट में जाना होगा। शास्त्री जी, आप तो जानता ही है कि आज का तारीख में कैबिनेट में कोई भी स्ट्रांग नेता नहीं है नेहरू जी के अलावा। अभी नेहरू जी बीमार भी, ऐसे में कैबिनेट के अंदर एक और स्ट्रांग नेता चाहिए। देश का सवाल है, इसके लिए नेहरू जी से बात करनी होगी। हाँ,
करेगा, मैं करेगा नेहरू जी से बात। लेकिन अभी आप राष्ट्रपति जी से जाकर रिक्वेस्ट करो कि वो नेहरू जी को समझाए। देखिए, आपको मदद की जरूरत है। जब तक आप बीमार हैं, कैबिनेट में शास्त्री। नेहरू की बिगड़ती तबीयत की वजह से पैदा हुए हालात कामराज के अलावा राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे दूसरे नेता भी समझ रहे थे। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन क्या कामराज प्लान के बाद इतनी जल्दी शास्त्री को वापस लाना क्या ठीक होगा? गलत या सही, लेकिन आज की जरूरत यही है। सियासी शह और मात का खेल शुरू हो चुका था और सबके निशाने पर एक बार फिर थे मोरारजी देसाई। अगले ही दिन लाल बहादुर शास्त्री ने शपथ ली, मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो की तरह से। कुछ महीने पहले कैबिनेट से गए तो 8 मंत्री थे, लेकिन अकेले शास्त्री की वापसी सबको एक बड़े संकेत की तरह थी कि नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप में शायद अब उनको तैयार किया जा रहा है। जहां तक परसेप्शन, मैसेजिंग या संदेश भेजने की बात है, एक झटके में जैसे मोरारजी देसाई ने स्वयं को नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप में शास्त्री के पीछे खड़ा पाया। हालांकि कामराज और सिंडिकेट ने मोरारजी देसाई का कभी खुलकर विरोध नहीं किया था, लेकिन उनका हर कदम धीरे धीरे देसाई की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को कमजोर करता जा रहा था। जहां कामराज कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर पर्दे के पीछे काम करते थे, वहीं मोरारजी देसाई के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं था। और जब तक नेहरू जीवित थे, देसाई के पास चुप बैठने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। मई 1964 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चल बसे। उत्तराधिकार का सवाल अचानक देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। नेहरू जी के मृत्यु के समय भारत की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सारे पोजीशंस काफ़ी बुरे थे। अभी हाल ही में हम चीन के सामने बिल्कुल बेइज्जत हो चुके थे और इकोनॉमी में भी बहुत टेंशन्स उस वक्त चल रही थी। अभी तक जो ब्रिटिश रूल का जो इम्पैक्ट था, 200 साल गुलामी का जो इम्पैक्ट था, उससे निकलने का भी शुरुआत ही हुई थी समझिए। पर उसी समय और खास करके नेहरू जी के इमीडिएट देहांत के बाद ही 3-4 साल बड़े बुरे रहे। उस वक्त ये था कि भाई कौन सा लीडर बने। अब कामराज गुलजारी लाल नंदा को तो नहीं चाहता था, तो एक जो सीनियर मोस्ट कैबिनेट का मेंबर है उसको एक इंटरम किस्म का प्राइम मिनिस्टर बना दिया, जब तक कि कांग्रेस पार्टी जो मेजॉरिटी में थी अपना लीडर नहीं चुनती। तो इसलिए गुलजारी नंदा के हक में नहीं था, हक में कामराज थे, तो वो इंदिरा गांधी और शास्त्री जी थे। लेकिन मोरारजी देसाई इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। अब सिंडिकेट को जरूरत थी एक शक्ति प्रदर्शन की। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, इससे पहले कि अगले प्रधानमंत्री का सवाल पार्टी को बांट के रोक दे। हमें शास्त्री जी के लिए समर्थन जुटाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पार्टी को, शास्त्री जी को सर्वसम्मति से चुनना होगा। और
मतलब पार्टी में शास्त्री जी के लिए इतना समर्थन होना चाहिए कि देसाई जी को जीतने का आशा ही ना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब हमको और वोट की जरूरत होगा। यस यस। सिंडिकेट को पता था कि आखिरी फैसला कांग्रेस के सांसदों का था। उनकी लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिशों के लिए यह जरूरी था। अब तो खेल केवल गिनती का था। देखना केवल यह था कि कौन ज्यादा समर्थन जुटा पाता है, सिंडिकेट या मोरारजी देसाई। यूं तो सिंडिकेट के पास गैर हिंदी प्रदेशों जैसे मद्रास, मैसूर, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल का समर्थन था, लेकिन मोरारजी देसाई को बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे हिंदी भाषी प्रदेशों के कई नेताओं का समर्थन था। समर्थन जुटाने की इस कवायद में ऐसे नेता जो पार्टी के कई सांसदों को प्रभावित कर सकते थे, शास्त्री और देसाई दोनों के लिए अहम थे। ऐसे ही दो नेता थे वाईबी चव्हाण और जगजीवन राम। हेलो जी कामराज जी, बोलिए। अभी आपने क्या सोचा है, हमें क्या करना चाहिए? दुनिया अब हमारी तरफ देख रही है। अब हमें शालीनता से पेश आने और एक अच्छी मिसाल कायम करने की ज़रूरत है। तो आपका समर्थन किसको? मेरा समर्थन तो पार्टी से एकजुटता को है, सबकी सहमति पर है। जिसे पार्टी चुनेगी उसे ही मैं भी। चौहान जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अभी मिलना ठीक नहीं होगा, पहले पार्टी को एक निर्णय पर पहुंचने दीजिए। पर आप किससे अपना समर्थन दें? देखिए, मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगेगा। अगर इस समय मैंने आपको खुलेआम समर्थन दिया तो पार्टी दो हिस्सों में बंट जाएगी। ये वो वक्त था जब कांग्रेस के नेता पार्टी एकता के लिए बहुत चिंतित थे। सिंडिकेट का लक्ष्य केवल मोरारजी देसाई से ज्यादा समर्थन जुटाना ही नहीं था, बल्कि मोरारजी देसाई को यह स्पष्ट करना था कि वो खुला चुनाव किसी भी हालत में नहीं जीत सकते और वो अपना नाम ऐसी नौबत आने से पहले ही वापस ले लें। इसीलिए कामराज को वाईबी चव्हाण जैसे नेताओं की जरूरत थी जो नतीजे स्पष्ट होने तक किसी को समर्थन नहीं देना चाहते थे। और ऐसे नेताओं का सहयोग सिंडिकेट को केवल तभी मिलना शुरू हुआ जब उनकी जीत पक्की लगने लगी। लेकिन कुछ और नेता भी थे जिन्होंने पहले से ही अपना मन बना लिया था। मेरा समर्थन मोरारजी भाई के साथ है। क्या आपको आपके समर्थन के बदले में देसाई जी ने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने का वादा किया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आप खुद भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। शास्त्री जी को रोकने के लिए मुझे यह भी करना पड़ा तो मैं करूंगा, लेकिन फिलहाल मेरा समर्थन मोरारजी भाई को ही है। हमारे पास राजस्थान के चीफ मिनिस्टर का समर्थन है और देसाई जी के पास मध्य प्रदेश का। और चौहान जी ने तो अभी तक किसी को समर्थन दिया नहीं।
यूपी और बिहार दोनों ही राज्य बटा हुआ है। यूपी से देसाई जी को 47 वोट और शास्त्री जी को 35 वोट मिल सकता है, और बिहार से देसाई जी को 30 और शास्त्री जी को 27 वोट मिल सकता है। और ये अपना जगजीवन राम, उनके बारे में तो कुछ भी कहना मुश्किल है। फिर ये देसाई जी का अगला कदम क्या होगा जी? देसाई जी अब तो समर्थन हासिल करने के लिए वो सिर्फ एक ही जगह जा सकते हैं, लेफ्ट के नेताओं के पास। ये लेफ्ट क्या बोलता? लेफ्ट हमेशा की तरह बटा हुआ है। कुछ लोग देसाई जी को समर्थन दे देंगे और कुछ दोनों में से किसी को भी नहीं देंगे, किसी तीसरे को दे देंगे। हम पास तो है, मंजिल तक नहीं। अभी ऐसा में खुला चुनाव होता है तो हम हार भी सकता है। सो तो है, अभी कुछ और करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का 3 मूर्ति भवन में ये बेडरूम, उनका शयन कक्ष। 27 मई 1964 को इसी बिस्तर पर उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली थी। भारतीय राजनीति के महानायक जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद जो देश की राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में खालीपन हुआ था, उसका यकायक भरा जाना नामुमकिन था। कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था, लेकिन देश को तलाश थी फिर भी एक नए नेता की। 31 मई को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष के कामराज को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो पार्टी के नए नेता को चुनने के संदर्भ में पार्टी सांसदों की राय जाने। मोरारजी भाई प्रधानमंत्री की इस दौड़ में सबसे आगे भले ही थे, लेकिन कामराज को उनकी दावेदारी नागवार थी। वो किसी और को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। अगले 3 दिनों में उन्होंने भारतीय राजनीति की जैसे सूरत ही बदल दी। लगातार लंबी बैठकें करी, 200 पार्टी के सांसदों से मिले, 12 मुख्यमंत्रियों से। और कहा यह जाता है कि कामराज, जिन्हें ना हिंदी आती थी ना अंग्रेजी, उन्होंने राय जानने की बजाय लोगों की जैसे राय बदल दी। हर सांसद और मुख्यमंत्री से उनका एक ही सवाल होता था। हिंदी अंग्रेजी उन्हें आती नहीं थी तो वो पूछते थे, शास्त्री, यस और नो। 3 बजे तक ये बात स्पष्ट हो गई थी कि देसाई जी हार गए हैं। अगले दिन कामराज ने मोरारजी देसाई को ये खबर पहुंचा दी। देसाई को भी पूरी स्थिति स्पष्ट दिख रही थी। उन्होंने अब पीछे हटकर शास्त्री को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी। आप क्या सोचते हैं? मैं जानता नहीं कि पिछले 4 दिनों से लगभग 1 दर्जन मुख्यमंत्रियों और 200 से ज्यादा सांसदों से मुलाकात की है। आप पार्टी प्रेसिडेंट हो, आपको राय जानने या लोगों को एकजुट करने का काम नहीं करना चाहिए था। लोग आपकी राय से इत्तेफाक रखते हैं, मगर आपने एक लोकमत नहीं लिया, बल्कि खुद तैयार किया है। आपने पक्षपात किया है। देसाई जी, सबका सहमति बन गया था और आम राय यही है कि हम सब लोग लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। भारत का अगला प्रधानमंत्री अब चुन लिया गया था। अब केवल शास्त्री जी की राय लेनी बाकी रह गई थी। 2 जून को लाल बहादुर शास्त्री भारत के नए प्रधानमंत्री घोषित कर दिए गए। आजादी के बाद से लेकर अब तक देश ने केवल एक ही प्रधानमंत्री देखा था। नेहरू के बाद शास्त्री अब भारत के प्रधानमंत्री थे। आखिर कामराज कामयाब हो गए थे।
मोरारजी देसाई ने पूरी गरिमा के साथ कांग्रेस की आम राय को स्वीकार कर लिया था। लाल बहादुर शास्त्री को औपचारिक तौर पर 2 जून 1964 को कांग्रेस संसदीय दल का नेता और प्रधानमंत्री चुन लिया गया। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की सरकार कैसे चलेगी और इसे कौन चलाएगा, इसकी सीमा कामराज ने अपने भाषण में खींच दी। हमारे महान दिवंगत नेता का जगह भर पाना असंभव। सामूहिक जिम्मेदारी, सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक कोशिशों के जरिए ही हम अपने महान लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। वो समझता था कि एक किस्म की कंपोजिट लीडरशिप होने। अब वो इतना बड़ा आदमी नेहरू जैसा तो मिल नहीं सकता, तो उसके बाद जितने लोग हैं वो जॉइंटली एक ग्रुप बना के एक, मतलब चाहे वो पार्टी में है चाहे वो एग्जेक्टिव में है, तो ये जो कामराज कहते थे तो उसका मतलब ये था कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें कि पार्टी का भी अधिकार हो और एग्जेक्टिव का भी अधिकार हो, ये उनका मतलब था। सिंडिकेट अब देश की सबसे बड़ी कार्यपालिका के पीछे सबसे बड़ी ताकत था। अगले 5 साल तक इसी सिंडिकेट ने भारत की राजनीति में एक बड़ा रोल अदा किया। तकरीबन सभी बड़े फैसलों में कामराज का हाथ रहा, फिर चाहे वो सरकार की नीतियों से संबंधित थे या फिर कैबिनेट के चुनाव को लेकर। लाल बहादुर शास्त्री 18 महीनों तक प्रधानमंत्री रहे। 1966 में यही सिंडिकेट एक बार फिर प्रधानमंत्री चुनने वाला था। जब ताशकंद दौरे के समय लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मौत हो गई। एक बार फिर सिंडिकेट की ही वजह से मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनने से चूकने वाले थे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा रिक्त स्थान को भरना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन जिस सभ्य और सौम्य तरीके से भारत के दूसरे प्रधानमंत्री की तरह से लाल बहादुर शास्त्री ने शपथ ली, उसको पूरी दुनिया में सम्मान की नजर से देखा गया। कोई सार्वजनिक राजनीति नहीं हुई, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी से ज्यादातर लोग परिचित नहीं थे कि किस तरह कामराज ने अपने को, स्वयं को प्रधानमंत्री की कुर्सी के पीछे की असली ताकत के रूप में स्थापित कर लिया। प्रधानमंत्री चाहे शास्त्री थे, लेकिन चाहे कैबिनेट के निर्णय हो चाहे सरकारी नीतियां, इस पे अंतिम फैसला कामराज का ही होता था। महज 1.5 साल बाद शास्त्री जी का निधन हो गया और फिर देश में तलाश शुरू हुई एक नए प्रधानमंत्री की, एक नए नेता की। एक बार फिर मोरारजी देसाई उस रेस में स्वयं को सबसे आगे समझ रहे थे, लेकिन कामराज को यह मंजूर नहीं था। किस तरह उन्होंने राजनीतिक शह और मात की चालें चली, किस तरह देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया, ये कहानी किंग मेकर्स के अगले एपिसोड में।